नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी नए संसद भवन को लेकर राहुल के बड़े बयान की, महागठबंधन की कवायद से बैकफुट पर आई बीजेपी की, बात करेंगे एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक की, नोटबंदी पर एसबीआई की गाइडलाइन की, साथ ही जानेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर क्या है महबूबा मुफ्ती का ऐलान, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पहलवानों के सख्त तेवरों की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने किया याद, सोनिया, राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीर भूमि जाकर दी श्रद्धांजलि। दीपेंद्र हुड्डा के ऐलान से बीजेपी में मची खलबली, हुड्डा का दावा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने पर गरीब परिवारों को देंगे 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट। अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज गांधीनगर में राज्य सड़क परिवहन निगम की 320 बसों के संचालन की शुरुआत। मुश्किल में समीर वानखेड़े, आर्यन खान मामले में एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से सीबीआई ने दूसरे दिन भी की पूछताछ। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इसी दिन विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि 28 मई के दिन को चुनना महज संयोग है या फिर इसके पीछे केंद्र सरकार की सोची समझी रणनीति है। आज राहुल गांधी ने भी नए संसद भवन को लेकर पीएम मोदी से बड़ी बात कह दी है। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा शुरुआत से ही विवादों में है। अब उसके उद्घाटन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम से कराए जाने को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलत बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। आपको बता दें कि 28 मई को नवनिर्मित संसद का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना है। संसद भवन का निर्माण पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उद्घाटन का आग्रह किया था, जिस पर आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इधर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संसद भवन बनाने का पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का था। नरेंद्र मोदी के कोई अच्छे काम राहुल गांधी को नहीं दिखते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किए जाने पर विपक्ष के नेताओं ने मोदी सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि ये राष्ट्रपति का अपमान है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नए संसद भवन को पीएम मोदी की व्यक्तिगत घमंड परियोजना कहा है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये स्थापित प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। भाकपा महासचिव डी राजा ने कहा कि बीजेपी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति नियुक्त करने का श्रेय लेती है, लेकिन उनके कार्यकाल को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ और भी कई तमाम विपक्ष के नेताओं जैसे मनोज झा, संजय सिंह ने भी इसको लेकर पीएम मोदी की आलोचना की है। राहुल के इस बयान से बीजेपी में हलचल तेज है। हलचल तो महागठबंधन को लेकर भी है। लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग एक साल का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले विपक्षी एकजुटता की तैयारी जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने काफी देर तक बातचीत की। इस बैठक के बाद बीजेपी के माथे पर बल पड़ना तय माना जा रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्षी एकजुटता और महागठबंधन की कवायद चल रही है, लेकिन इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया। कोशिशें कई बार हुई, मगर कभी भी कारगर साबित नहीं हुई हैं। वहीं अब एक बार फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। जहां एक तरफ कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करने पर जोर दे रही है, तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस दौरान तीनों नेताओं में विपक्ष को एकजुट करने के मुद्दे पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल से मिलने आए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा था, लेकिन केंद्र की ओर से जो किया जा रहा है ये विचित्र बात है। चुनी हुई सरकार को कैसे आप हटा सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सब लोग इकट्ठा हों। हम मानते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस काम को क्या रोक दिया जाएगा? हम लोग इनके साथ हैं। नीतीश कुमार का ये बयान साफ बयां करता है कि वो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के बाद 23 मई से केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की अपनी शुरुआत करेंगे, जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से होगी।
23 मई को कोलकाता में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि वो हर गैर बीजेपी शासित राज्यों में और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में जाएंगे और हर विपक्षी दल के प्रमुख से मिलकर इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाएंगे। अब विपक्षी दलों का यह अभियान जाहिर तौर पर बीजेपी को परेशान करने वाला है, क्योंकि अगर महागठबंधन को मजबूती मिल गई तो बीजेपी की बुनियाद हिल सकती है। महागठबंधन की बढ़ती ताकत से बीजेपी चिंता में है। चिंता तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव ने भी बीजेपी की बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी को लेकर 24 मई को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के टॉप 10 लीडर्स शामिल होंगे। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा एमपी की सियासी जंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर तेज है। कुछ दिन बाद दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें एमपी कांग्रेस के दिग्गज शामिल होंगे, तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी बैठकें कर 2023 की रणनीति बनाने में जुटे हैं। कर्नाटक के बाद कांग्रेस ने अपना सारा ध्यान मध्य प्रदेश की ओर लगा दिया है, लिहाजा दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस की रणनीति तय होगी। 24 और 25 मई को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत एमपी कांग्रेस के टॉप 10 लीडर भी शामिल होंगे। इस बैठक से पहले 23 मई को कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार प्रमुख और महासचिव जयराम रमेश भोपाल जा रहे हैं, यानी 2023 की लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल पर लड़ी जाएगी। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही काफी एक्टिव हो गए हैं, जिससे उत्साहित राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अब फ्रंट फुट पर है। शपथ ग्रहण समारोह में बेंगलुरु पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ की चर्चा भी इन दोनों नेताओं से हुई। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में चुनावी तपिश बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे चुनावी पारा और चढ़ता जाएगा। कांग्रेस आलाकमान मध्य प्रदेश के लिए रणनीति तय करने में जुटा है, तो बीजेपी भी तैयारियों के मामले में पीछे नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकों का दौर तेज हो गया है। मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है, तो बैंकों ने भी 2000 के नोटों की वापसी के लिए भी अपनी कमर कस ली है। मंगलवार से बैंकों में 2000 रुपए का नोट बदला जा सकेगा। शुरुआत में एक व्यक्ति सिर्फ 10 ही नोट बदल पाएगा। आरबीआई पहले ही साफ कर चुकी है कि 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट बैंकिंग सिस्टम से हटा लिया जाएगा। तो कैसे बदला जा सकेगा 2000 का नोट, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की है। 30 सितंबर के बाद बैंक इस नोट को स्वीकार नहीं करेंगे, यानी 30 सितंबर तक ये नोट बैंक में जाकर जमा करने होंगे। आरबीआई के इस ऐलान को नोटबंदी 2.0 कहा जा रहा है। आरबीआई ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दे, यानी बैंक अब ग्राहकों को 2000 के नए नोट नहीं देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद करने का फैसला किया है। आरबीआई ने 4 साल से 2000 का नोट छापना बंद कर दिया था और अब इस नोट को पूरी तरह से हटाने का ऐलान कर दिया है। वहीं अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोट बदलने को लेकर ग्राहकों को खुशखबरी दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपको नोट बदलने के लिए किसी भी आईडी की जरूरत नहीं होगी और न ही कोई फॉर्म भरना होगा। एक बार में 10 नोट बदले जाएंगे, यानी 20,000 तक के नोट एक बार में बदले जा सकते हैं। खाता धारकों के लिए भी यही नियम जारी रहेगा। खाता धारक भी 10 ही नोट बदल सकता है, लेकिन उसे अपने खाते में पैसा जमा करने की लिमिट तय नहीं की गई है। नोट बदलने की ये पूरी प्रक्रिया सोमवार 23 मई से शुरू हो रही है, यानी 23 मई को एक बार फिर बैंकों के बाहर लाइनें देखी जाएंगी। एक बार फिर लोग लाइनों में खड़े नजर आने वाले हैं। एक्शन में तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि उसकी ओर से पूरी तैयारी हो चुकी है। अब इंतजार केंद्र सरकार के इशारे का है। लेकिन चुनावों से पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा ऐलान किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती बेंगलुरु पहुंची थी, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। पत्रकारों से बात करते हुए पीडीपी चीफ ने कहा, मैं तब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से बहाल नहीं हो जाता। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा
संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण था, लेकिन अनुच्छेद 370 को निरस्त करके राज्य का विभाजन किया गया और उसे कमजोर बनाया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर पीडीपी प्रमुख ने कहा कि घाटी में चुनाव कब होंगे ये चुनाव आयोग को तय नहीं करना, बीजेपी इसे तय करेगी और बीजेपी तब चुनाव कराएगी जब परिस्थितियां उसके अपने अनुकूल लगेंगी। बीजेपी के इशारे पर ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान करेगा। महबूबा ने जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर कहा कि G20 पूरे देश का इवेंट है, लेकिन बीजेपी ने इसे हाईजैक कर लिया है। G20 के लोगों को उन लोगों ने कमल के फूल में बदल दिया है। ये लोगों देश से जुड़ा होना चाहिए था, ये किसी पार्टी का इवेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनमानी कर रही है, वो विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार की पावर अध्यादेश के जरिए छीनी जा रही है, वहीं CBI और ED का सरकार बिना वजह इस्तेमाल कर रही है। महबूबा ने कर्नाटक में बीजेपी की हार पर यहाँ की जनता को शुक्रिया भी कहा। महबूबा मुफ्ती के इस ऐलान का चुनावों के नतीजों पर क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन DK शिव कुमार कर्नाटक नतीजों से ज्यादा खुश नहीं हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। पार्टी ने 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में 135 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन इस जीत से भी राज्य के डिप्टी CM खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्यों खुश नहीं है कर्नाटक के डिप्टी CM, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में नई सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने जो गारंटियां चुनावों में जनता को दी थी, उन पर फैसला पहली कैबिनेट बैठक में ही ले लिया गया और आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जब डिप्टी CM DK शिव कुमार से जीत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमें 135 सीटें मिली हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मेरे या सिद्धरमैया के घर मत आना। इसके साथ ही शिव कुमार ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारा अगला लक्ष्य लोकसभा चुनाव है और हमें इससे भी अच्छे से लड़ना होगा। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार बेंगलुरु में राज्य कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और राजीव गांधी को उनकी 32वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। DK शिव कुमार पूरे चुनाव अभियान में दावा करते रहते थे कि पार्टी को 140 सीटों से ज्यादा पर जीत मिलेगी। ऐसे में जो परिणाम आए वो टारगेट से थोड़ा कम ही रह गए थे और अब DK शिव कुमार ने लोकसभा चुनाव के लिए टारगेट सेट कर लिया है। कार्यक्रम में CM सिद्धरमैया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सिद्धरमैया ने कहा कि PM मोदी देश की सुरक्षा के बारे में बोलते हैं, लेकिन क्या वो बता सकते हैं कि किसी भाजपा नेता ने देश के कारण जान गंवाई है? भाजपा कहती है कि कांग्रेस देश के दुश्मनों का समर्थन करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे कई कांग्रेसी नेताओं ने देश के लिए जान दी है। और बुलेटिन के आखिर में बात पहलवानों के सख्त तेवरों की। जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। पहलवानों ने अब विरोध का 1 महीना पूरा होने पर 23 मई को इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। साक्षी मलिक खाप पंचायत में भी आज शामिल हुए। पहलवानों को लेकर हुई पंचायत में क्या हुआ, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब पहलवानों ने 23 मई को धरने का 1 महीना पूरा होने पर इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। साक्षी मलिक जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के प्रतिनिधि के रूप में महम की 24 चबूतरे पर हो रही खाप पंचायत में पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस विरोध को आज 29 दिन हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हरियाणा में रोहतक के महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में आज सर्व खाप महापंचायत हुई, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के खाप प्रतिनिधि हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान भी मौजूद हैं। साक्षी मलिक ने सभी खापों से हाथ जोड़कर कहा कि ये उनकी इज्जत की लड़ाई है, अगर इसमें वो गलत पाए गए उन्हें जो मर्जी सजा दे देना। खाप पंचायतों ने मोदी सरकार को बृजभूषण पर कार्रवाई के लिए 21 मई तक का वक्त दिया था, जो आज खत्म हो गया। बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके बाद ये महापंचायत हो रही है। महापंचायत का साफ कहना है कि अब 28 मई को नई संसद भवन में महिला महापंचायत होगी। पहलवानों और खाप पंचायतों के इन तेवरों से साफ है कि आने वाले दिन मोदी सरकार के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।